दक्षिण भारत के इतिहास के इस 8वें लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग बादामी के चालुक्य राजवंश को पढ़ रहे थे और हमने पढ़ा था कि पुलकेशन द्वितीय ने किस तरह से पल्लव राज्य पर आक्रमण किया और इस तरह से एक तमिल और कर्नाटक राजाओं के बीच एक दीर्घकालिक संघर्ष की शुरुआत हुई। ठीक है, इसी संघर्ष के फलस्वरूप पुलकेशन द्वितीय को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसमें नरसिंह वर्मन मामल्य ने वातापी पर आक्रमण किया, उसे लूटा और संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशन की मृत्यु हो गई। फिर भी पुलकेशन दक्षिण भारत का एक महान सम्राट था जो इस युद्ध से पहले लगभग अजेय रहा था। ठीक है, हुएन सांग ने उसकी प्रशंसा की है और बताया है कि वह बहुत स्वाभिमानी था और उसने हर्ष की अधीनता नहीं स्वीकार की। हुएन सांग के मित्र हैं हुई ली, जिन्होंने हुएन सांग की जीवनी लिखी है और जीवनी में भी पुलकेशन द्वितीय की वीरता का वर्णन किया गया है। रविकीर्त ने जो ऐहोल अभिलेख लिया है उससे भी पुलकेशन द्वितीय के चरित्र पर प्रकाश पड़ता है। तो तीसरा है रविकीर्त द्वारा रचित ऐहोल अभिलेख। इस अभिलेख से पुलकेशन द्वितीय के चरित्र पर प्रकाश पड़ता है और उसकी उपलब्धियों का बहुत ही अलंकारिक रूप में वर्णन किया है। उसने हर्ष के दक्षिणी अभियान को रोक दिया, संभवतः उसे पराजित भी किया और इसके बावजूद भी पुलकेशन का एक दुखद अंत हुआ। हम देखेंगे कि रविकीर्त द्वारा रचित ऐहोल अभिलेख से भी बहुत सारे सवाल आयोग बनाता है, तो इसके विषय में हम कुछ चर्चाएं करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि पुलकेशन के बाद की राजनीतिक स्थितियां क्या रही। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि ऐहोल अभिलेख में पहली विशेषता है कि इसमें महाभारत के युद्ध की तिथि अंकित है, दूसरा है इसमें गुर्जर जाति का वर्णन है। सबसे पहले गुर्जर जाति का वर्णन है। हम जानते हैं कि बाद में गुर्जरों की कई शाखाएं आई जिन्हें गुजरात और उसके आसपास शासन किया। एक बड़ा राजवंश है गुर्जर प्रतिहार जिसे कहते हैं, तो उस संदर्भ में हम इसे देखेंगे कि गुर्जरों की जाति का वर्णन है। तीसरा इसमें है सामंतों की सेनाओं का वर्णन है, और चौथा इसमें जो वर्णन है वो है हाथियों के मारे जाने और हाथियों के युद्ध का वर्णन है। हाथियों के मारे जाने व हाथियों के युद्ध का वर्णन है। कई बार आयोग पूछता है कि निम्नलिखित में किस अभिलेख में हाथियों के मारे जाने या हाथियों के युद्ध का वर्णन है, तो सही जवाब होगा पुलकेशन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। और जो पहला और पांचवा है इसमें रविकीर्ति द्वारा ऐहोल में जैन मंदिर बनवाए जाने का उल्लेख है। जैन मंदिर बनवाए जाने का उल्लेख है। और छठा और सबसे महत्वपूर्ण उल्लेख है कि इस अभिलेख में पहली बार कालिदास और भारवी का वर्णन है। इस अभिलेख में पहली बार कालिदास और भारवी का वर्णन है। बताया गया है कि इस अभिलेख का निर्माता इस अभिलेख को निर्माण कर उसी तरह का यश प्राप्त किया है जैसा कि कालिदास और भारवी ने किया था। हम जानते हैं कि कालिदास और भारवी दोनों क्या हैं, संस्कृत के महान कवि हैं। कालिदास ने कई सारी रचनाएं रची हैं जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, मालिक विकाग्निमित्रम और ऋतुसंहार, इस तरह के कई सारी रचनाएं लिखी हैं। कुमार संभवम, इस तरह से कई सारी रचनाएं लिखी हैं। और भारवी ने क्या लिखा है? भारवी ने किरात अर्जुनियम लिखा है। इस प्रकार ये दोनों संस्कृत के महान विद्वान थे। तो ये है हमारा क्या है, पुलकेशन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, जिसमें कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें भारतीय इतिहास के संदर्भ में हमें प्राप्त होती हैं। पहला है कि महाभारत के युद्ध की तिथि है। इसके बाद गुर्जर जाति का वर्णन है, सामंतों की सेनाओं का वर्णन है, हाथियों के मारे जाने और हाथियों के युद्ध का वर्णन है। रविकीर्त के ऐहोल अभिलेख में जैन मंदिर बनवाए जाने का उल्लेख है और कालिदास और भारवी जैसे कवियों का वर्णन है। अब हम देखते हैं कि पुलकेशन द्वितीय के बाद वस्तुतः क्या स्थिति रही। एक बात और है कि यहाँ पर ऐहोल शब्द आया है। ऐहोल एक नगर है, ऐहोल, जिसे मंदिरों का
मंदिरों का शहर भी कहते हैं, मंदिरों का शहर भी कहते हैं क्योंकि यह चालुक्यों के स्थापत्य का केंद्र था। ये और चालुक्यों के स्थापत्य का दूसरा केंद्र है बादामी। बादामी में कई सारे चालुक्य गुफाएं निर्मित हुई। तो अब हम देखते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय के बाद चालुक्यों की राजनीतिक दशा कैसी थी। तो पुलकेशिन संभवतः 643 ईस्वी में मर गया और इसके 3 पुत्र थे संभवतः। एक का नाम है अजय वर्मा, एक है चंद्रादित्य और एक है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का जो नाना था वो था दुर्विनीत। इसी की सहायता से अंततः विक्रमादित्य को सफलता मिली और विक्रमादित्य ने जो है वो 655 ईस्वी से लेकर के 681 ईस्वी तक शासन किया। विक्रमादित्य के कर्नूल लेख में ये बताया गया है कि जो राजपथ था उसे 3 राजाओं ने हस्तगत कर लिया था, जिसे विक्रमादित्य ने अपने शौर्य से प्राप्त किया, जिसमें इन 3 राजाओं का संभवतः इनका ही नाम है अजय वर्मा, चंद्रादित्य और संभवतः तीसरा राजा है परमेश्वर वर्मन। हम देखते हैं अजय वर्मा का जो लेख है वो कर्नूल से, जिसमें इसने अपने आप को महाराजा धीराज और परमेश्वर कहा है। ठीक है, और यह अपने आप को पुलकेशिन द्वितीय का सबसे प्रिय पुत्र भी कहता है। इसके अलावा चंद्रादित्य का जो लेख है वो है केन्नूर से मिला है, जिसमें चंद्रादित्य ने भी अपने सार्वभौमिक शासक होने की घोषणा की है। तो इन राजाओं को पराजित करके विक्रमादित्य प्रथम जो है चालुक्य विक्रमादित्य के नाम से गद्दी पर बैठा। ठीक है, चालुक्य विक्रमादित्य के समय में एक और परेशानी उत्पन्न हुई जब लाट प्रदेश के शासक विजय राज ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। विजय राज ने क्या किया? अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। लाट प्रदेश का शासक विजय राज भी चालुक्य वंश से संबंधित था, लेकिन जब विक्रमादित्य गद्दी पर बैठा तो इसने क्या किया कि अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। तो विक्रमादित्य ने इसे पराजित किया विजय राज को और अपने भाई जय सिंह वर्मन को लाट प्रदेश का शासक बनाया। जय सिंह वर्मन को लाट प्रदेश का शासक बनाया। अब लाट प्रदेश है कहाँ? तो हम देखते हैं कि ये मान लीजिए गुजरात का हिस्सा है और ये दक्षिण भारत है। तो दक्षिणी गुजरात के जो हिस्सा है वही है लाट प्रदेश। ठीक है, इस प्रकार से लाट प्रदेश में जय सिंह वर्मन के नेतृत्व में चालुक्यों की एक नई शाखा शुरू हुई। ठीक है, हमने देखा था कि चालुक्यों की एक शाखा व्यंगी में शुरू हुई थी, जिसका जो संस्थापक था वो विष्णुवर्धन था, जो पुलकेशिन द्वितीय का भाई था। ऐसे ही लाट प्रदेश में चालुक्यों की जो शाखा शुरू हुई उसका संस्थापक कौन है? जय सिंह वर्मन है, जो चालुक्य विक्रमादित्य प्रथम का भाई है। ठीक है, इसी जय सिंह वर्मन ने एक नौसारी का लेख लिखवाया है, जिसमें बताया है कि विक्रमादित्य प्रथम ने कांची की विजय की। ठीक है, कांची की यानी कि पल्लव राज्य की विजय की। इसी के साथ ही विक्रमादित्य का भी एक लेख प्राप्त होता है, जिसमें विक्रमादित्य का उरैयूर जय स्कंधावार से जारी करता है, जिसका नाम है गढ़वाल लेख। इसमें 4 श्लोक हैं। 4 श्लोक के माध्यम से ये बताता है कि इसने 3 पल्लव राजाओं को पराजित किया और कांची पर इसने अधिकार कर लिया। अब वो 3 पल्लव राजा कौन हैं? पहला तो है परमेश्वर वर्मन। ठीक है, सॉरी, पहला जो है वो है नरसिंह वर्मन। यहाँ गलती से नाम परमेश्वर वर्मन लिख गया था, एक्चुअल में वो नरसिंह वर्मन है। नरसिंह
वर्मन, ठीक है। दूसरा है महेंद्र वर्मन द्वितीय, और तीसरा है परमेश्वर वर्मन, परमेश्वर वर्मन। इस उरयूर जय स्कंदावार के गढ़वाल लेख से वो कहता है कि उन्होंने इस 3 राजाओं को पराजित किया, और पराजित करके उसने कांची पर अधिकार कर लिया। हम देखते हैं कि कांची यहाँ है और वातापी यहाँ है, ठीक है, और ये है कांची। हमने पिछले लेक्चर में जो बात की थी कि कांची पर जो था पल्लव राजवंश का स्थापना हुई थी, और पल्लव राजवंश की स्थापना की थी सिंह विष्णु ने, सिंह विष्णु ने। सिंह विष्णु के बाद इसका जो दूसरा राजा हुआ वो था महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन, जिसे पुलकेशन ने पराजित किया। तीसरा इसका शासक है नरसिंह वर्मन मामल्य, जिसको पराजित किया पुलकेशन द्वितीय ने, लेकिन बाद में इसने क्या किया, पुलकेशन को पराजित किया और वातापी पर अधिकार करके पुलकेशन को युद्ध में पराजित करके उसे संभवतः मार डाला, ठीक है। और इसका चौथा जो शासक हुआ वो था महेंद्र वर्मन द्वितीय, ठीक है। लगभग 2 साल तक इसने शासन किया। तीसरा शासक है इसका परमेश्वर वर्मन। ये वंशावली याद करिए, याद रखिएगा आप लोग। हम इसके बाद जब पल्लों का इतिहास पढ़ाएंगे तो इनके बारे में बहुत डिटेल से बताएंगे, अभी हम उसमें नहीं जाते हैं, ठीक है। तो हमने बताया कि उरयूर जय स्कंदावार से इसने 4 श्लोकों के माध्यम से बताया कि इसने नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन और परमेश्वर वर्मन को पराजित किया तथा कांची को जीत लिया। लेकिन पुनः परमेश्वर वर्मन से तिरुवल्लूर के युद्ध में पराजित किया, और पराजित करके कांची तक का इसका पीछा, वातापी तक को इसका पीछा किया, और इसकी सेनाएं ने वातापी पहुंचकर उसको लूटा। लेकिन वातापी पे इसके पुत्र जो थे वो विनयादित्य और विजयादित्य तैनात थे। उन्होंने वातापी से इसकी क्या की, रक्षा की। तो इस प्रकार से परमेश्वर वर्मन ने भी अपना बदला लिया और उसने क्या किया, वातापी को लूटा। हालांकि वातापी को बचाने के लिए इसके पुत्र विनयादित्य और पौत्र विजयादित्य तैयार थे। उन्होंने वातापी को बचा जरूर लिया, लेकिन फिर भी यह अजेय नहीं रहा, और अंततः परमेश्वर वर्मन द्वारा इसे भी पराजित किया गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि चालुक्य विक्रमादित्य प्रथम भी एक शक्तिशाली राजा था, और इसने भी पल्लवों के साथ युद्ध किया, साथ ही लाट प्रदेश पर अधिकार किया पुनः। और इसके काल में लाट प्रदेश में चालुक्यों की एक नई शाखा का जन्म हुआ, जिसका संस्थापक था जय सिंह वर्मन, जो इसका भाई था, ठीक है। इस प्रकार से इसने भी अन्य चालुक्य राजाओं की तरह बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की, जिसमें परमेश्वर, श्री पृथ्वी वल्लभ और महाराजाधिराज आदि तरह की उपाधियां इसने धारण की। अगला जो शासक है विक्रमादित्य प्रथम के बाद वो है विनयादित्य, जिसने शासन किया 681 से 696 ईस्वी, ठीक है। इसने भी बड़ी बड़ी उपलब्धियां धारण की, जैसे महाराजाधिराज, श्री पृथ्वी वल्लभ और सत्याश्रय आदि उपाधियां धारण की। इन उपाधियों से ऐसा लगता है कि यह कोई कमज़ोर शासक नहीं था। फिर भी हमें इसके काल की कोई विशेष उपलब्धियां का जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इसका पुत्र है विजयादित्य, जिसका एक लेख प्राप्त होता है। इसमें इसे बताया गया है कि उसने शकलोत्तर पथनाथ को पराजित किया, यानी कि शकल उत्तर पथनाथ को, जो उत्तर का स्वामी है, किसी बड़े राजा को, उत्तर के बड़े राजा को पराजित किया। लेकिन इसने किसे पराजित किया, ऐसा जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। बाद के जो राष्ट्रकूटों के लेख हैं, बताया गया है कि चालुक्यों ने वज्रट नामक किसी शासक को पराजित किया था, जो मालवा का शासक था। संभवतः इसने इसे पराजित किया हो, लेकिन फिर भी इसने क्या किया था, हम इसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, प्राप्त हमें नहीं हुआ है। इसके पुत्र का जो लेख मिला है वो मिला है रायगढ़ से। तो इस प्रकार से इसने लगभग 681 से 696 ईस्वी तक शासन किया। विनयादित्य जो कि विक्रमादित्य का पुत्र था, ठीक है। और इसके बाद इसका पुत्र जो कि विजयादित्य गद्दी पर बैठा। इसका जो शासनकाल है वो चालुक्यों के इतिहास में सबसे लंबा शासनकाल है, जिसने 696 से 733 ईस्वी तक शासन किया। 696 से 733 ईस्वी तक शासन किया। और इसका जो लेख मिला है, हमने पुनः बताया कि रायगढ़ से मिला है,
और जिसमें इसने बताया है कि अपने पिता को गंगा यमुना की मूर्तियाँ, गंगा यमुना की मूर्तियाँ पाली ध्वज, ठीक है, ढोल, पाली ध्वज, ढोल, हाथी, पंच महाशब्द, संभवतः ये कोई सामंत शाही उपाधि है, उसे भेंट किया। ठीक है, इसके उलचल अभिलेख से पता चलता है, उलचल अभिलेख से पता चलता है, जो इसके शासन के 35वें वर्ष का है, कि इसने अपने पुत्र विक्रमादित्य को कहाँ भेजा? कांची के पल्लवों के विरुद्ध भेजा और विक्रमादित्य पल्लवों को पराजित किया। और उस समय पल्लव शासक जो था वो था परमेश्वर वर्मन। इस तरह से इसके काल में भी पल्लव और चालुक्य संघर्ष जारी रहा। ठीक है, इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उपलब्धि है वो पट्टडकल के शिव मंदिर का निर्माण है। इसने क्या किया कि पट्टडकल में शिव मंदिर का निर्माण करवाया। इसने पट्टडकल में एक शिव मंदिर का निर्माण कराया। इस प्रकार से विजयादित्य ने सबसे ज़्यादा लंबे समय तक चालुक्य वंश में शासन किया। इसने भी कांची के पल्लवों को पराजित किया। ठीक है, अपने पिता के लिए इसने गंगा यमुना की मूर्तियाँ, पाली ध्वज, ढोल, हाथी, पंच महाशब्द जैसे सम्मान सूचक उपलब्धियाँ उन्हें भेंट की। इस प्रकार से इसका जो शासनकाल था लंबा था और काफ़ी सुखी और समृद्ध शासनकाल था। इसने पट्टडकल में एक शिव मंदिर का निर्माण कराया और इसने भी बड़ी बड़ी उपाधियाँ जैसे महाराजा अधिराज, सत्याश्रय, श्री पृथ्वी वल्लभ, परम भट्टारक आदि जैसी उपाधियाँ इसने भी धारण की। ठीक है, इसके बाद जो नया शासक आया वो था विक्रमादित्य द्वितीय, जिसने शासन किया 733 ईस्वी से 747 ईस्वी तक। ठीक है, विक्रमादित्य द्वितीय भी पल्लव वंश का एक महान शासक था और इसके काल में सबसे बड़ी जो बात हुई है, अरबों का आक्रमण हुआ। हमने देखा अरबों ने 711 ईस्वी के आसपास क्या हुआ, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में देवल जीत लिया। और देवल यानी कि गुजरात के उत्तरी सीमा के आसपास उनका एक राज्य स्थापित हो चुका था और बार बार वो दक्षिणी भारत और मध्य भारत को जीतने का प्रयत्न कर रहे थे। ऐसे ही इसका आक्रमण हुआ, अरबों का आक्रमण हुआ कहाँ? लाट में। हम देख रहे हैं कि लाट प्रदेश कहाँ है, ये गुजरात है। तो हमने देखा दक्षिणी गुजरात का जो हिस्सा है उसी को हम लाट प्रदेश कहते हैं। लाट प्रदेश में इस समय चालुक्यों की एक शाखा शासन कर रही थी जिसकी स्थापना की थी जयसिंह वर्मन ने। और इस समय वहाँ का शासक था पुलकेशिन। इस पुलकेशिन ने क्या किया कि अरबों को पराजित किया और संभवतः इसमें क्या हुआ, विक्रमादित्य द्वितीय ने क्या किया, पुलकेशिन की मदद की। इस प्रकार से और पुलकेशिन को अरबों को पराजित करने की उपलक्ष्य में अवनी जनाश्रय की उपाधि भी दी। ठीक है, ये जो अभिलेख इस चीज़ की जो हमें जानकारी मिलती है वो पुलकेशिन के नवसारी अभिलेख से मिलती है, नवसारी दानपत्र से मिलती है। साथ ही साथ इसके जो है पल्लव विजय की भी जानकारी हमें मिलती है कि वह कांची की तरफ बढ़ा और कांची के पल्लवों को उसने पराजित किया। इस समय जो पल्लव शासक था वो था नंदीपोत वर्मा, और नंदीपोत वर्मा को पराजित करके इसने क्या किया, कांची राज्य को जीता। और जिस तरह से नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी को जीतने के बाद वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी, इसने उसका बदला लेने के लिए कांची कोंड की उपाधि धारण की। कांची लूटने के बाद, लेकिन इसने कांची लूटा जरूर, लेकिन इसने कांची को जीता जरूर, लेकिन इसने कांची को लूटा नहीं। जीता जरूर लेकिन कांची को लूटा नहीं। और कांची के मंदिरों को देखकर, खासकर राज सिंहेश्वर मंदिर
और दूसरे मंदिर और उनके अतुल धन संपदा को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने उनका सोना वापस लौटा दिया। इस प्रकार उसने कांची के जो सामान्य जन थे उनके साथ बहुत ही सभ्य व्यवहार किया। यह भी एक बहुत ही सुंदर उदाहरण इसने पेश किया। ठीक है, इसके रानी का एक लेख मिला है लोक महादेवी का पटडकल लेख, पटडकल लेख। इस लेख में कहा गया है कि विक्रमादित्य द्वितीय ने कांची को 3 बार जीता। संभवतः जब वह युवराज था तो अपने पिता की ओर से उसने कांची को जीता था, ठीक है, अपने पिता की ओर से उसने कांची को जीता था। और जब वह राजा बना तो उसने नंदीपोत वर्मा को पराजित करके कांची को जीता और कांची को जीतने के बाद कांची कोण की उपाधि धारण की। तीसरी बार उसने अपने पुत्र कीर्तिवर्मा द्वितीय को कांची भेजा और इसने भी कांची के पल्लवों को पराजित किया। इस प्रकार इसने 3 बार कांची को जीता और कांची के पल्लव राजवंश को इसने पराजित किया। ठीक है, विक्रमादित्य द्वितीय की 2 रानी थी। एक का नाम है लोक महादेवी और एक का नाम है त्रिलोक महादेवी। दोनों ही है वंश की राजकुमारी थी। है वंश कलचुरियों का ही एक वंश है, कलचुरी राजपूतों का एक वंश है। तो दोनों ही कलचुरी या है वंश की राजकुमारी थी लोक महादेवी और त्रिलोक महादेवी ने। इन्होंने मंदिरों का भी निर्माण करवाया है। जैसे लोक महादेवी ने सबसे पहले एक मंदिर का निर्माण करवाया जिसे लोक महादेवी ने लोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे विरूपाक्ष मंदिर भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है विरूपाक्ष मंदिर। तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया? विक्रमादित्य द्वितीय की रानी किसने? लोक महादेवी ने। इसे लोकेश्वर मंदिर भी कहते हैं। और त्रिलोक महादेवी ने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इस प्रकार हम देखते हैं कि विक्रमादित्य द्वितीय एक बड़ा शासक था, एक महान शासक था। इसने भी अन्य चालुक्य राजाओं के साथ सत्यासय, पृथ्वी वल्लभ, महाराजाधिराज आदि उपाधियां धारण की। इसका जो शासनकाल है वो 747 ईस्वी तक है, 747 ईस्वी तक है। और इसने क्या किया? नंदीपोत वर्मा पल्लव को पराजित करके कांची पर विजय प्राप्त की और कांची कोट की उपाधि धारण की। संभवतः इसने नरसिंह वर्मा प्रथम के उपलब्धियों का बदला लिया। जिस प्रकार नरसिंह वर्मा प्रथम ने वातापी कोण की उपाधि धारण की थी, ऐसे ही इसने विक्रमादित्य द्वितीय ने क्या किया? कांची कोण की उपाधि धारण की। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कांची को जीतने के बाद इसने कांची को लूटा नहीं। वहाँ के मंदिरों जैसे राज सिंहेश्वर मंदिर को देखकर वह प्रसन्न हुआ, वहाँ के सोना चांदी और हीरे जवाहरात को देखकर प्रसन्न हुआ। उनको लूटा नहीं, उन्हें वापस कर दिया और उनकी पूजा अर्चना करके वह वापस अपने राजधानी वातापी लौट आया। तो इस प्रकार से इसकी 2 रानियाँ थी, लोक महादेवी और त्रिलोक महादेवी। ये है वंश की राजकुमारियाँ थी। इन्होंने 2 महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण करवाया। जैसे लोक महादेवी ने लोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे विरूपाक्ष मंदिर भी कहते हैं या शैव मंदिर है। और इसके त्रिलोक महादेवी ने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, इसके काल में अरबों का आक्रमण हुआ और अरबों के आक्रमण को इसके जो सामंत था पुलकेशिन, जो लाट प्रदेश में शासन करता था, उसने अरबों के आक्रमण को पराजित किया और अरबों के आक्रमण को रोक दिया। ठीक है, विक्रमादित्य द्वितीय के बाद चालुक्य वंश की गद्दी पर बैठा कीर्तिवर्मा द्वितीय। यह चालुक्य वंश का अंतिम शासक है। बादामी चालुक्य वंश का अंतिम शासक है। बादामी चालुक्य को अंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका थी मान्यखेद के राष्ट्रकूटों की। ठीक है, मान्यखेद के राष्ट्रकूटों का जो संस्थापक है वह है दंतिदुर्ग। और दंतिदुर्ग ने मालवा, मान्यखेद और उसके आसपास के प्रदेशों को जीत करके अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया
उसने कूटनीति द्वारा अपनी पुत्री का विवाह पल्लव शासक नंदीवर्मा से कर दिया। इस प्रकार से उसने कीर्तिवर्मा को अलग थलग कर दिया। जब कीर्तिवर्मा कमज़ोर हो गया और कूटनीतिक रूप से और सैनिक रूप से दंतदुर्ग मजबूत हो गया, तो उसने कीर्तिवर्मा पर आक्रमण किया और उसे पराजित किया। संभवतः दंतदुर्ग के शासनकाल में कहीं ना कहीं कीर्तिवर्मा शासन करता रहा। दंतदुर्ग के बाद उसका लड़का कृष्ण प्रथम शासक बना। उसने भी कीर्तिवर्मा पर आक्रमण किया और कीर्तिवर्मा संभवतः इस आक्रमण में लड़ता हुआ मारा गया और इस प्रकार से बादामी की चालुक्य वंश का अंत हुआ। बाद के अभिलेखों में भी कहा गया है कि कीर्तिवर्मा के समय बादामी के चालुक्य वंश की सत्ता राजलक्ष्मी तिरोहित हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बादामी के चालुक्य वंश का अंत हुआ। कीर्तिवर्मा द्वितीय उसका अंतिम शासक था। बादामी के चालुक्य राज की जो प्रमुख सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं उसमें हमने ये देखा कि इसकी रानियों ने भी बराबर मात्रा में क्या किया, राजनीति में और निर्माण कार्यों में भाग लिया। जैसे हमने देखा कि लोक महादेवी ने लोकेश्वर मंदिर या विरूपाक्ष मंदिर और त्रिलोक महादेवी ने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। साथ ही साथ जो बादामी का चालुक्य राजवंश था उसने एक लंबे शासनकाल में शासन किया। इसके काल में क्या हुआ कि कर्नाटक और तमिलों के बीच में जो युद्ध शुरू हुआ वो अंततः दीर्घकालिक हुआ और इस युद्ध में बाद में राष्ट्रकूट जुड़ गए, बाद में चोल जुड़ गए, बाद में क्या हुआ पांड्य जुड़ गए। तो इस युद्ध का स्वरूप बदलता रहा और इस युद्ध का जो विस्तार भी होता रहा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वास्तव में इनकी वंशावलियाँ, क्योंकि हमें कई बार क्या होता है कि एग्जाम में क्रम लगाने के को भी दिया जाता है कि कौन सा शासक किस क्रम में आया। तो हमने देखा कि सबसे पहले इसका जो शासक है उसका नाम है, हम देखते हैं जय सिंह। दूसरा रणराग, तीसरा पुलिकेशिन प्रथम, चौथा कीर्तिवर्मा प्रथम, पांचवां मंगलेश, छठवां पुलिकेशिन द्वितीय, सातवां विक्रमादित्य प्रथम, आठवां विनयादित्य, नौवां विजयादित्य, 10वां विक्रमादित्य द्वितीय, 11वां कीर्तिवर्मा द्वितीय। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इस वंशावली को याद कर लेना है। और याद ऐसे नहीं होगा, जब हम पूरे इतिहास को, समग्र इतिहास को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तो हमें धीरे धीरे करके ये याद हो जाएगा। इसके लिए हमें बहुत प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला पुनः जय सिंह, फिर रणराग, फिर पुलकेशिन द्वितीय, फिर कीर्तिवर्मा, फिर मंगलेश, फिर पुलकेशिन द्वितीय, फिर विक्रमादित्य प्रथम, फिर विनयादित्य, विजयादित्य, विक्रमादित्य द्वितीय और कीर्तिवर्मा द्वितीय इसका अंतिम शासक है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हमें थोड़ा बहुत मात्रा में पल्लवों की वंशावली भी पता होनी चाहिए, लेकिन हम पल्लव राजवंश को अलग से लेक्चर लेकर पढ़ाएंगे। फिलहाल हम थोड़े बहुत मात्रा में जान लेते हैं। पहला है पल्लव वंश है, ये हमारा है चालुक्य वंश, और ये हमारा है पल्लव वंश। इसका जो स्थान है वो कहाँ है, कांची, और ये कहाँ है, वातापी। ठीक है, इसमें है सिंह विष्णु, दूसरा है महेंद्र वर्मन प्रथम, तीसरा है नरसिंह वर्मन प्रथम, चौथा है महेंद्र वर्मन द्वितीय, और पांचवा है परमेश्वर वर्मन। ठीक है, इसका जो अंतिम संबंध है चालुक्यों का, जो कोई नंबर का शासक है, जो है नंदीवर्मा, जिसको पराजित किया किसने, विक्रमादित्य द्वितीय ने, और कांची कोण की उपाधि धारण की। इसी तरह से हमने देखा नरसिंह वर्मन प्रथम ने क्या किया था, वातापी
कोंड की उपाधि धारण की थी। वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। ठीक है, हम विक्रमादित्य की 2 रानियों को देखते हैं, लोक महादेवी और त्रिलोक महादेवी। त्रिलोक महादेवी, लोक महादेवी ने क्या किया था कि लोकेश्वर पाषाण मंदिर का निर्माण कराया था, जिसका नाम है विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर भी इसे कहते हैं। ये शैव मंदिर है। और त्रिलोक महादेवी ने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, पुलकेशन द्वितीय ने ऐहोल अभिलेख की रचना करवाई। ऐहोल अभिलेख की रचना करवाई, जिसका संस्थापक जो है, जिसका रचयिता है रवि कीर्ति। संस्कृत भाषा का ये अभिलेख है, 634 ईस्वी में रचा गया। इसमें महाभारत के युद्ध का वर्णन है, कालिदास भारवी का वर्णन है, साथ ही साथ हाथियों के युद्ध का वर्णन है, और हर्ष को पराजित किए जाने का वर्णन है, और सामंतों का भी वर्णन है। तो इस तरह से इस अभिलेख का काफ़ी महत्व है। ठीक है, तो इस तरह से हम बादामी के चालुक्य राजवंश को समाप्त करते हैं, और हम इसके बाद जो प्रारंभ करेंगे वो राष्ट्रकूट राजवंश को शुरू करेंगे, जो दक्षिण भारत का एक और बहुत ही संपन्न और बहुत ही विस्तृत इतिहास वाला राजवंश है।